नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। देश के गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होकर प्रदेश को सौगात देने के साथ ही बस्तर क्षेत्र के विकास और कानून व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में रायपुर में अत्याधुनिक डायल 112 और फॉरेंसिक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा काम किया। अत्याधुनिक वाहनों को रवाना करने के बाद वे बस्तर पहुंचे। अपने बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर जिले के नेतानार ग्राम में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर इमली प्रसंस्करण केंद्र में प्रशिक्षण पा रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से जाना कि वे कैसे इमली बिक्री कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। अमित शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद चखा और कहा कि यहाँ की इमली में बहुत मिठास है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल पीड़ितों और जवानों से सीधा संवाद किया। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कहा कि आज सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। नक्सलवाद खत्म करने में सबका योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि 1947 में देश आज़ाद जरूर हुआ, मगर वास्तविक रूप से 31 मार्च 2026 को बस्तर को आज़ादी मिली। करे गुट्टा के अभियानों को याद करते हुए शाह ने कहा कि हमारे जाबाज जवानों ने 45 डिग्री के भीषण तापमान में भी लगातार ऑपरेशनों को अंजाम दिया और नक्सलियों को पहाड़ों से नीचे उतरने पर मजबूर किया। जब एक क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहां से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहां स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े थे। यहां सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था। यहां अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था। और यहां बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को लूटकर बंद कराने का काम किया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का प्रयोग ये देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तराश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिन भर मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की हाई लेवल की बैठक की। इस मीटिंग के माध्यम से विकास, विस्तार व अन्य बातों को लेकर लंबी चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में राज्यों के विकास के साथ साथ गंभीर सामाजिक और सुरक्षा मुद्दों पर कड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा बैठक में राज्यों के बीच आपसी समन्वय, कानून व्यवस्था, सीमा विवाद, परिवहन, बिजली, जल संसाधन और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में संयुक्त रणनीति और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर भी फोकस रहा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद खात्मे के बाद पहली बार बस्तर पहुंचे। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बस्तर के लोगों का 50 सालों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम 4-5 सालों में करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक बस्तर विकसित नहीं होगा तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं है। यहां नया सूर्योदय हो चुका है। भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर, वो विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर
हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश में सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हुई यह उच्च स्तरीय बैठक क्षेत्र के लिए गौरव और विश्वास का विषय है। कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज हुई बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को नई मजबूती प्रदान करेगी तथा विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बस्तर के निर्माण की दिशा में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगी। बस्तर जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक था और इस परिषद में 4 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और इस परिषद का मकसद ये है कि चारों राज्यों में आपस में किसी बात को अगर कोई विवाद है तो उसका आपस में बैठ के निपटारा हो जाए और केंद्र के साथ भी टीम भावना से विकास के सारे काम निकल जाएं। इस मकसद से इस परिषद का गठन हुआ है और इसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं और चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के डीजीपी और सारे अधिकारी रहते हैं, मंत्रीगण भी रहते हैं और उस पर विचार विमर्श होता है। तो इस तरह से कोई विवाद होता है तो आसानी से निपट जाता है। और इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे और बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत संकल्प का परिणाम ही है कि आज बस्तर नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज बस्तर में दहशत की बजाय अमन, चैन और खुशहाली का माहौल है। अब छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पिछड़े आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को विकास की दिशा में आगे लेकर जाएगा और सबसे बेहतर संभाग बनाने का प्रयास किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 2 दिन पूर्व हुए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पॉस्को और दुष्कर्म मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध और रेप जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई तय समय के भीतर पूरी होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का डर बना रहे। गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने राज्यों और पुलिस अधिकारियों से कहा कि पॉस्को एवं रेप मामलों की जांच और अदालत सुनवाई में अनावश्यक देरी नहीं होने देने कहा। विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई 3 महीने के भीतर पूरी कराने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों, समयबद्ध जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संवेदनशील मामलों में पुलिस को पीड़ित परिवार के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। साथ ही फॉरेंसिक जांच, डिजिटल साक्ष्य संग्रह और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए। तीनों नए प्रावधानों के, सरकारी नियमों के माने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, तीनों ही नए कानूनी प्रावधानों में के अंतर्गत यह रखा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई पूरी हो जाए और इस पर कन्विक्शन हो जाए। तो यह निर्धारित करने के लिए ही हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस का भी उपयोग किया और इन सारी चीज़ों का उपयोग करके मैं सोचता हूं कि इन चीज़ों में देश में भी उस कोशिश को की जा रही है, प्रदेश में भी करेंगे, ऐसे प्रकरणों में 100% कन्विक्शन हो। छत्तीसगढ़ में डायल 112 सेवा एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गई है। आपातकालीन सहायता को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में 400 से अधिक
नई गाड़ियों को शामिल किया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले को 24 नई डायल 112 वाहन मिली है, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया और तेज होगी। बिलासागुड़ी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में आधुनिक तकनीक से लैस सुविधाएं हैं, जिससे सड़क हादसे, अपराध और आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सकेगी। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ को 400 डायल 112 गाड़ियों का बहुत बड़ा उपहार दिया है। ये गाड़ी पुलिस विभाग को दी गई है ताकि क्विक रिस्पांस में पुलिस, अगर कोई दुर्घटना हुई हो वहाँ पहुँचे, किसी बच्चे के संग कोई गलत व्यवहार हो रहा है वहाँ पहुँचे, किसी महिला के संग कोई अपराध हो रहा है वहाँ पर ये पुलिस पहुँचेगी। और आम अपराधी और गुंडों के लिए अगर कोई जनता की तरफ से शिकायत होगी तो ये गाड़ी जा करके त्वरित कार्रवाई होगी। और हमें बहुत खुशी है कि बिलासपुर जिले के लिए 24 गाड़ियाँ प्रदान की गई है और इन 24 गाड़ियों में बिलासपुर जिले को पूरा कवर किया जाएगा और पुलिस की कार्य क्षमता और भी बढ़ेगी, अपराधियों में भय भी व्याप्त होगा और ज़रूरतमंद लोगों को जो किसी से पीड़ित और प्रताड़ित हैं उनको मदद भी मिलेगी। पुलिस को साधन संपन्न होना वैसा ही आवश्यक है जैसे जीवन के लिए जल का होना है। और अगर पुलिस से हम संवेदना रहित व्यवस्था की उम्मीद करते हैं तो हमें कार्यपालिका और विधायिका की नैतिक जिम्मेदारी के पुलिस को मनोबल दें, ताकि समाज में जो असामाजिक गतिविधियां हैं उस पर अगर अंकुश लगाना हो तो पुलिस को संसाधन युक्त करना होगा, सुविधा युक्त करना होगा। उसकी एक पहली पहल 112 की नई गाड़ियों के रूप में शासन ने दी। मेरी शुभकामनाएं हैं ये वाहन उन संवेदनाओं के शिखर तक पहुंचे जिसकी आवश्यकता और आकस्मिक जो नियम उनकी परिपूर्णता प्राप्त कर सके। जैसा आपने आज देखा कि 24 नई गाड़ियां 112 की बिलासपुर जिले में आई हैं, पूरे प्रदेश में 400 नई गाड़ियां शासन द्वारा दी गई हैं। तो इनका उपयोग जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है उनके लिए, चाहे वो पुलिस की इमरजेंसी सर्विस हो, हेल्थ की हो, चाहे फायर सर्विस की हो, उसके लिए किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की तकलीफ में है वो 112 पे कॉल करेगा तो पुलिस तत्काल उसके पर पहुंचकर उसकी मदद करेगी। कहीं रोड एक्सीडेंट होता है या किसी प्रकार की आकस्मिक घटना होती है उसके बारे में भी अगर कोई भी जानकारी देगा तो तत्काल नियरेस्ट जो हमारी 112 की गाड़ी होगी वो GPS के माध्यम से ट्रैक करके, पूरा कंट्रोल सिस्टम बना है इसके लिए, वो उसको ट्रैक करके इमीडिएटली वहाँ पर पहुँचेगी और जितनी जल्दी पहुँचेगी उससे उतनी ही मदद उस व्यक्ति को हो सकेगी। तो यही उद्देश्य के साथ आज 112 की गाड़ी। सर क्या क्या है इस गाड़ियों में? इन गाड़ियों में एक GPS सर्व सुविधा युक्त हैं, MDT जिसको बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस टर्मिनल, और जो हमारे इक्विपमेंट्स और रहते हैं टेक्निकल, वो सारे हैं जिसके माध्यम से इन गाड़ियों की उपयोगिता हर एक नागरिक को। एक के नंबर सबोवर, जैसा कि पुरानी गाड़ियां थी, सभी थानों में थी और उसका आप लोग उपयोगिता जानते हो। एक कॉल में वो गाड़ी शहर में 5 से 10 मिनट के बीच पहुंचती है और देहात क्षेत्र में 20 मिनट के उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट दी हुई है। तो वैसे ही गाड़ी ये काम करेगी। इसमें पिछली गाड़ियों की तुलना में ये बहुत ही अत्याधुनिक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं तो, और सारा कुछ इसमें सिस्टम है जिससे कि समय पे पहुंचकर लोगों को त्वरित सहायता, चाहे वो झगड़ा लड़ाई हो, एक्सीडेंट हो, वाद विवाद हो, अन्य कोई भी विषय हो, तो वो जाकर वहाँ पर लोगों को त्वरित निराकरण उसका करेगा। और सभी थानों को ये गाड़ियाँ दी जा रही हैं। 6 थाने हैं जो कि जैसे सिविल लाइन है, सरकंडा है, चकरभाटा है, कोनी है और सीपत है। इन थानों में 2-2 गाड़ियाँ दी जा रही हैं क्योंकि उनके बड़े क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से गाड़ियों का आवंटन किया गया है। अधिकारी कर्मचारी अपॉइंट कर दिए गए हैं। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, वो समय पर पहुँचें, अन्यथा उनके लिए विभागीय कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए हर एक कर्मचारी पूरे समर्पित भाव से, पूरी तत्परता से अपनी सेवाएं इसमें देने के लिए तैयार है। मैं राज्य शासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आम पब्लिक की जो लाइफ लाइन है, जैसे कि गाड़ियां पुरानी कुछ बिगड़ रही थी, उसके पहले ही हम लोगों को ये नई गाड़ियां मिल गई हैं जिससे कि हमारी सेवाओं में कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बिलासपुर जनता के लिए अच्छा है।
न्यायधानी बिलासपुर इन दिनों तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार को लेकर गंभीर चिंता के दौर से गुजर रहा है। लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई में गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर और एमडीएमए जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नशा तस्करों के हौसले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि बिलासपुर अब केवल नशे का ट्रांजिट रूट नहीं बल्कि अवैध कारोबार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने नशे के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां की हैं। हाल ही में करीब 90 किलो गांजा जब्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल थीं। इससे पहले तोरवा पुलिस और एसीसीयू टीम ने 97 ग्राम हीरोइन के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा था, जिनके तार पंजाब और अन्य राज्यों से जुड़े मिले। वहीं 34 ग्राम हीरोइन के साथ एक अन्य गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ। अप्रैल में रतनपुर क्षेत्र में 245 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई गई। ताज़ा कार्रवाई में चकरभाटा पुलिस ने 26.5 ग्राम एमडीएमए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नए सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है। इस मामले पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि बिलासपुर ट्रांजिट रूट होने के कारण तस्करों की नज़र में रहता है, लेकिन पुलिस लगातार कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने इसे प्रशासन की कमजोरी बताया। इधर भाजपा नेता राजेश सिंह ने कहा कि सरकार अपराध और नशे के कारोबार पर पूरी सख्ती से अंकुश लगाने के लिए काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार ये तो बात लगातार आ रही है कि गांजे की तस्करी बढ़ रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, नारकोटिक्स के बहुत सारे मामले पकड़े जा रहे हैं। पर चूंकि हमारा जो प्रदेश है वो 7 राज्यों से घिरा हुआ है और ये जो रैकेट काम करता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ छत्तीसगढ़ से होके गुजरता है। इसमें बहुत सारा काम हुआ। कानून में अभी एक बदलाव अच्छा आया है, जिसके नारकोटिक्स के कोई ड्रग्स पकड़ाएगा उसकी संपत्ति राजसात के लिए डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। पर इसको मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतर्राज्यीय गिरोह है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो इस राज्य में नारकोटिक्स के मामले, गांजे के मामले कम हो सके। तो मैं अभी बाकी अगर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की बात ले लें तो बिलासपुर में नारकोटिक्स में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और सबसे ज़्यादा पकड़ा धपड़ी हुआ है। तो इसमें नेगेटिव नहीं बोलूँगा, अच्छा काम किया है पुलिस ने और लगातार कोशिश हो रही, क्योंकि ये कॉरिडोर है। उड़ीसा से निकल के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाने वाला एक कॉरिडोर बिलासपुर पड़ता है, इसलिए बिलासपुर में ज़्यादा यहाँ से तस्करी का आवागमन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा कार्रवाई की जरूरत है। यह गांजा हो, चरस हो, बिलासपुर एक गढ़ बन गया है अपराध का, इस नशीले पदार्थों का। बिलासपुर में जिस तरह से उड़ीसा से और बाकी राज्यों से यहाँ पर ला के गांजा बेचा जा रहा है, पहले इस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन काम तो जरूर कर रही है, लेकिन जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हो पा रहा है। लगातार गांजा, चरस, अफीम का यहाँ लोग व्यापार कर रहे हैं और यहाँ एक बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का हब बना के काम कर रहा है। ये निश्चित ही बिलासपुर और बिलासपुर के युवाओं के साथ धोखा है और इस पर तुरंत अंकुश लगाना चाहिए। अपराधियों को सख्त कार्यवाही कर इसमें नकेल कसने का काम पुलिस को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही नशे का कारोबार हो रहा है, ये बहुत पहले से होता आया है और अगर अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम हो रहा है या नशे पे अंकुश लगाने का काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे पुलिस अधिकारी चुन के पदस्थ किए गए हैं जो इन सभी अपराधी तत्वों और अपराध और नशा पे अंकुश लगा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए वहाँ के नौजवान अपनी दिशा और दशा को समझे और नशे की ओर न जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है और लगातार उसका प्रयास है कि हमारे छत्तीसगढ़ में नशे का कहीं भी व्यापार न हो और युवा नशे से बचे। नशे के बढ़ते जाल का असर अब कानून व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। हत्या, लूट, चोरी और मारपीट जैसी घटनाओं में नशे का कनेक्शन सामने आने लगा है। लगातार हो रही बरामदगी यह साफ संकेत दे रही है कि बिलासपुर में नशे के नेटवर्क की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। ऐसे में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ समाज और परिवारों की जागरूकता भी समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में स्वास्थ्य नियमों को चुनौती देने वाला एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर की सड़कों पर एक युवक बाइक पर ही मरीज का ब्लड सैंपल लेते हुए कैमरे में कैद हुआ है।
इसका वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और पैथोलॉजी सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वीडियो में दिखाई दे रहा युवक रायपुर के लोधीपारा स्थित सेज पैथ लैब का सेल्स एग्जीक्यूटिव नरेंद्र पात्रे बताया जा रहा है। आरोप है कि वह बिना किसी अधिकृत मेडिकल योग्यता के खुलेआम ब्लड सैंपलिंग का काम कर रहा था। वायरल वीडियो में युवक बाइक पर बैठे मरीज का खून निकालते दिखाई दे रहा है। जांच के दौरान उसके बैग में बड़ी संख्या में सिरिंज, ब्लड कलेक्शन ट्यूब और सैंपल रखने वाले उपकरण भी मिले हैं। खुले में और बिना सुरक्षा मानकों के ब्लड सैंपल लेने की इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अब मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये रोड में होता है ब्लड सैंपल? तो रायपुर से कहाँ से हो? कहाँ से हो? दिखा ना लैब? हाँ, यहाँ कलेक्शन सेंटर नहीं है ना दरअसल। कहाँ कलेक्शन सेंटर नहीं है? यहाँ नहीं है, बोला लैब नहीं है यहाँ पे। ये वाला लैब नहीं है? हाँ, ये वाला नहीं है रायपुर में। क्या चीज का टेस्टिंग करो? ये ब्लड टेस्टिंग कंप्लीट होता है। काहे का ब्लड? क्या प्रॉब्लम है आपको? किडनी से संबंधित प्रॉब्लम। अच्छा, मार्क हॉस्पिटल में डॉक्टर मौर्य है, तो भैया वहीं ब्लड करवा लेते हैं। तो रोड में कैसे करवा रहे हैं? कर रहे हो? दिखाइए। बताऊं भैया मैं आपको, सच बताओ। पैसे की कमी है मेरे पास, तो वहाँ चार्ज ज्यादा बता रहे हैं। और क्या है आपकी पहचान? कहाँ चार्ज ज्यादा बता रहे हैं? अच्छा, कितना बताए? हाँ, 2000 के ऊपर बता रहे हैं। और ये भाई साहब कितने में कर रहे हैं? मैं परिचित कह करके कम करवा। कितने में? बताया नहीं। हाँ, क्या क्या रखे हो? बैग निकालो। बाहर निकालो पूरा। किसका ब्लड है ये? किसका ब्लड है? अच्छा, पता है जैसे ब्लड निकालते हैं उसको फ्रिज में रखा जाता है और इतना टेम्परेचर में ब्लड को बाहर रखे हो, वो काम करेगा? तो जस्ट लिए हो, तुरंत डाला जाता है, पता है? हैं? कहीं कोर्स नहीं किए हो ना? बिना कोर्स के कर रहे हो ना? आप कहाँ का रहने वाले हो भाई? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहने वाले? कहाँ का रहने वाले हो? अशोक नगर में। कौन सा हॉस्पिटल में काम करते हो? अच्छा, इसमें टेक्नीशियन का कोर्स किए हो क्या? कोर्स किए हो? मार्केटिंग वाले ब्लड निकाल लेते हैं? हाँ, एक्सपीरियंस में निकाल लेते हो। अच्छा, मतलब पता है कितना बड़ा अपराध है ये? पता है? जिस चीज का अनुभव नहीं है उस चीज को करने का, पहली बात तो आप कर ही नहीं सकते भैया, आप वो भी रोड में कर रहे हो। क्या नाम तुम्हारा? थोड़ा सा भाई। नरेंद्र। कहाँ काम करते हो? सहज पैथ लैब रायपुर। सहज पैथ लैब रायपुर। क्या कर रहे थे यहाँ पर? सैंपल लिया था पेशेंट। गाय का सैंपल? ब्लड सैंपल। किस चीज की तकलीफ थी उसको पेशेंट? उनको कुछ किडनी वगैरह प्रॉब्लम था। और ये तुम धूप में ले रहे हो, तुम्हारे पास आइस पैड वगैरह नहीं है, कैसे ले रहे हो? अब लेके तुरंत घर जाता ना सर। कितना दिन से कर रहे हो काम? मैं 4 साल हो गए। कौन मालिक का नाम क्या है तुम्हारे? लैब वाले का नाम क्या है? वहाँ ये तो मेन रायपुर में है अपना लैब, और मेन लैब हैदराबाद का। रायपुर वाले का नाम क्या है जो लैब चलाते हैं? ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र तिवारी। बिलासपुर में ज्ञानेंद्र तिवारी? बिलासपुर में कोई नहीं। तो तुम यहाँ से कैसे भेजते हो सैंपल को? उसमें जाता है ना, आइस पैक वगैरह में, कुरियर में जाता है। तो अभी जैसे सैंपल लिए हो ये तो 2 मिनट में खराब हो जाएगा, तो रिपोर्ट गलत तो आएगी। 2 मिनट में खराब नहीं होता सर। ऐसे नहीं होगा, इतनी टेम्परेचर में ले रहे हो। समय तक चलता है तो लेने के बाद? उसको कम से कम आधा 1 घंटे में अपना टेम्परेचर मेंटेन करना। कहाँ रखोगे अभी? आपके पास नहीं है तो? घर में रखूंगा ना सर। तो यहाँ गार्डन में क्यों निकाल रहे थे ब्लड? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। गार्डन में ये सब सुविधा आपको कहीं है ना, तो पेशेंट जो है ना निकाल रहे हो। और किस कंपनी में काम करते हो सर आप? सहज पैथ लैब। सहज पैथोलैब जी। सच पैथोलैब में काम रायपुर है जी। कार्ड दिखाओ, उसको निकालिए। कार्ड निकालिए तब आईडी कार्ड। पेशेंट का नाम क्या था जिसका निकाल रहे थे? नाम तो नाम भी नहीं पता है और आप बोल रहे थे मेरे पहचान का है। नहीं, वो जो है ना मेरे को भेजे हैं लखन साहू। कहाँ रहते हैं? बिलासपुर में। कोरबा में रहते हैं। कोरबा वाले यहाँ ब्लड निकलवा रहे हैं, बताइए। और ये मार्क हॉस्पिटल में बता रहे हैं, कहाँ एडमिट थी ये पहले? अब एडमिट थे कि नहीं पता, वो जो है टेस्ट के लिए मेरे को बुलाया यहाँ पे। यहाँ पे बुलाया, तो आप गार्डन में खुले में दूध पे हमेशा इसी निकालते हैं ब्लड, है ना? नहीं सर,
हमेशा नहीं निकालते। वो जो नहीं गया यार उससे निकालने। वो प्रोग्राम है ना सर, अब कहाँ बोले से कि पढ़ाई की है आपने? ये जो फोन निकालने का कहाँ से कौन से कॉलेज कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? पढ़ाई की? अब लेवी में ट्रेनिंग किया हूँ सर अपने यहाँ। सर्टिफिकेट है लैब में ट्रेनिंग? सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं है, मतलब ट्रेनिंग नहीं है। एक्सपीरियंस। आप क्या काम करते हो कंपनी में? मैं अभी मार्केटिंग देख रहा हूँ। मार्केटिंग देखते हो। और आपके मालिक का नाम क्या है? हाँ? मालिक का नाम क्या है? अभी मेन कंपनी है ना सर, हैदराबाद की कंपनी। हैदराबाद कंपनी नहीं, यहाँ आपका बॉस कौन है? यहाँ बिलासपुर में तो मैं ही देख रहा हूँ। रायपुर में तिवारी सर देख रहा हूँ, जानन तिवारी सर देख रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हॉर्नबिल।